हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और मार्केट में अच्छी खासी गिरावट चल रही है। थोड़ी सी रिकवरी आनी शुरू हुई है, लेकिन इस रिकवरी से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता जब मार्केट में एक बहुत अच्छी गिरावट आ चुकी हो। मीन्स सारे ही स्टॉक्स, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या फिर लार्ज कैप हो, सभी टॉप से 30-40% डाउन हैं। बारिंग फ्यू स्टॉक्स, और वो बारिंग फ्यू स्टॉक्स में भी कौन से हैं? जो जैसे कोटक महिंद्रा बैंक है या फिर एचडीएफसी बैंक है या बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है। तो इन कंपनीज़ को, आईसीआईसीआई बैंक है, इन कंपनीज़ को एक जगह रोक कर, क्योंकि इनकी वेटेज निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा है, तो निफ्टी को थोड़ा-सा मेंटेन करने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर ब्रॉडर मार्केट की बात करें, तो ब्रॉडर मार्केट में सभी अच्छे स्टॉक्स, चाहे फिर वो कोई भी स्टॉक हो, सभी 30, 40, 50 परसेंट डाउन है। कुछ स्टॉक 60-70% भी डाउन है। अब इस मार्केट में डाउन की वजह से काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि विवेक भाई, इसके रीज़न्स क्या हैं? और जैसे मेरे पास व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो फीडबैक आता है, पता चलता है कि जो अपने फॉलोअर्स हैं या फिर जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं, उनके माइंड में चल क्या रहा है, जनरल पब्लिक में माइंड में चल क्या रहा है, कि वो सोच क्या रहे हैं। तो रीज़न्स आ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पर कम नहीं किया निर्मला सीतारमन जी ने, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं कम किया। तो और यहाँ पर डॉलर के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, यूएस मीन्स आईएनआर के कंपैरिजन में। तो और ये सारे रीज़न्स हैं। जब तक आप टैक्स कम नहीं करोगे, एसटीटी नहीं हटाओगे या लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम नहीं करोगे, या फिर आप आईएनआर का गिरना बंद नहीं करोगे, तब तक ये सिचुएशन चेंज नहीं होने वाली है, एंड एफआईआईज़ विल कीप ऑन सेलिंग द शेयर्स। तो ये सारी बातें चल रही हैं। लेकिन असली रीज़न क्या ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ही है? एक्चुअल में असली रीज़न ये नहीं है। असली रीज़न को लेकर मैंने आपको समझाया हुआ है। अगर मैं अपनी यूट्यूब वीडियोज़ की बात करूँ, तो वहाँ पर मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी कि नेक्स्ट 12 मंथ्स आर गोइंग टू बी वेरी टफ इन द मार्केट। तो जैसे कुछ रिलेवेंट वीडियोज़ में बताता हूँ। मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का जो इम्पैक्ट है, उसको लेकर वीडियो बनाई थी, इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट। इसको अगर आप देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों एक्चुअल में मार्केट टूटी है। नो रैली इन 2025, 4 मंथ्स पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि 2025 में मुझे कोई रैली नज़र नहीं आती, जो और उस टाइम पर मार्केट अच्छी खासी ऊपर थी। पहले से ही आपको सचेत किया गया था। और उसके पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें यही बात की गई थी कि नेक्स्ट 12 मंथ्स आर गोइंग टू बी वेरी टफ इन द मार्केट। 8 मंथ्स पहले ये वीडियो बनाई थी, बैड मार्केट फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, तो ये चीज़ें पहले से समझ में आ रही थी। और रीज़न भी क्या थे? एक्चुअल जो रीज़न है मार्केट के गिरने का, वो 2 रीज़न्स हैं। नंबर 1, मार्केट लगातार जब बहुत ज़्यादा तेज़ी में रहता है, तो उसके बाद उसमें थोड़ी-सी गिरावट आना या कंसोलिडेशन आना, वो एक नेचुरल सा पॉइंट है। इसी चीज़ को मैंने समझाया था एक बार वीडियो में, कि अगर हम निफ्टी के चार्ट की बात करें, तो जब कभी भी मैंने यहाँ पर 300 डेज़ का मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, सिंपल मूविंग एवरेज है। जब कभी भी पूरे 1 साल तक निफ्टी टू जो ये 300 डे मूविंग एवरेज है, इसको टच नहीं करता, अगर पूरा साल निकल जाए और उसको टच नहीं किया, तो आप मान के चलो नेक्स्ट ईयर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का आ जाएगा और वो गिरावट का आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर देखें, 2024 में कभी भी इसने, निफ्टी ने 300 डे मूविंग एवरेज को टच नहीं किया। उससे पहले 23 में टच किया था, यस 23 में इसने टच किया। यहाँ पर अगर हम बात करें, 23 में इसने यहाँ पर इसको यहाँ पर वापस नीचे आया, रिट्रेस हुआ और टच किया। यहाँ पर 22 में भी टच किया, 22 में टच किया यहाँ पर, और 21 में इसने पूरा साल निकाल दिया, और 21 में यहाँ पर इसने निफ्टी रिट्रेस होकर 300 डे मूविंग एवरेज तक नहीं आई थी। अगर हम यहाँ पर देखने लगे सेम इसी तरीके से, उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला कि नेक्स्ट टाइम में फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन आया और गिरावट आई। इससे पहले भी सेम वर्किंग की हुई है, आप देखना, इस चीज को रिटेस्ट करना। तो ये चीज पहले से समझ में आती है कि जब लगातार मार्केट में रैली आ रही हो इस तरीके से, तो पूरा साल अगर निकल जाए बिना रिट्रेस हुए, तो उसके बाद अगला साल थोड़ा-सा ऐसे ही जाता है। तो एक तो ये टेक्निकल रीज़न हुआ। ये टेक्निकल रीज़न है ओवरसोल्ड मार्केट का एक कंसोलिडेशन में जाना। इसी चीज़ को लेकर मैंने आगाह भी किया था, बहुत बार बोला भी था कि हाई फ्लाइंग स्टॉक से दूर रहो, हाई फ्लाइंग स्टॉक से दूर रहो। अब सबको समझ में नहीं आती बात, काफ़ी लोगों को समझ में आई, काफ़ी को नहीं भी आई। अब हाई फ्लाइंग जो स्टॉक्स थे, उनमें वापस से लाइफ टाइम हाई कब बनेगा, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन
जो स्टॉक नीचे थे और वैल्यूएशन के बेस पर अच्छे थे, वो भी मार्केट के साथ नीचे आए हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो मार्केट के साथ नीचे नहीं आए। जब भी देखो मार्केट इस तरह से लगातार गिरेगी, जो सुनामी जैसी सिचुएशन होगी, तो एक बार को तो सभी के घरों में पानी भरेगा और सभी की छतें गीली होंगी और सभी का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सुनामी के रुकने के बाद पता चलेगा कि यहाँ पर किसके घर कितने मजबूत थे, किसके घर खड़े रहेंगे और किसके ढह जाएँगे। तो यहाँ पर अगर हम ये सोच रहे हैं कि कोई इस तरह का तरीका बताओ विवेक भाई कि सिर्फ मेरा स्टॉक ना गिरे इस तरह के फॉल में, तो ऐसा कोई तरीका नहीं है। बस हमें अपने आप को इस तरह से डिसिप्लिन्ड मैनर में ट्रेड कराना है और यहाँ पर ग्रीड से बचाना है कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी में हो तो हाई फ्लाइंग स्टॉक्स में ना घुसा जाए। हाई फ्लाइंग स्टॉक्स मीन्स दोज़ आर कंटिन्यूअसली मेकिंग लाइफ टाइम हाई, और हम ऊपर से ऊपर और ऊपर के लेवल पर एंट्री ले रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये स्टॉक कभी कभी नहीं गिरने वाले। तो कभी नहीं गिरने वाले स्टॉक्स गिरते भी हैं और 3-4 साल तक फिर नीचे भी पड़े रहते हैं और फिर उन्हीं स्टॉक्स को हम बेकार भी बताते हैं। एनीवेज़ यहाँ पर स्ट्रैटेजीज़ को लेकर ट्रेड करने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला रीज़न मार्केट के गिरने का था, टेक्निकल रीज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, कंसोलिडेशन यहाँ पर आना ही था। इस चीज़ को पहले भी 3-4-5 महीने पहले वीडियोज़ में समझाया गया था, अच्छे से समझाया गया था। दूसरा मेन रीज़न था यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का बहुत ज़्यादा ऊपर बने रहना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का रीजन था नो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का रीजन था नो, यहाँ पर एसटीटी का रीजन था नो, यूएसडी आईएनआर, पहले भी यूएसडी आईएनआर ने इसी तरह की चालें दिखाई हैं कि आईएनआर यहाँ पर डेप्रिशिएट हुआ है। देखो हर डेवलपिंग कंट्री का जो करेंसी है ना, जब तक वो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी उसकी करेंसी हमेशा डाउनग्रेड होती रहेगी। और इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि जो भी चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं हम बाहर से मंगाना बंद करें, अपनी कंट्री में उस चीज़ को यहाँ पर बनाना शुरू करें। अपनी कंट्री में बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक राइट पॉलिसी कि उन इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको बताया जाए कि आप यहाँ पर इन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बनाओ जिससे हम इंपोर्ट करना बंद करें, और एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया जाए। दूसरा यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जो हमारा स्किल्ड लेबर है ना, जो हाईली स्किल्ड पीपल हैं, लेबर नहीं हाईली स्किल्ड पीपल, जो व्हाइट कॉलर पीपल हैं हाईली स्किल्ड, वो जैसे ही उनकी पॉकेट थोड़ी-सी ठीक होती है, उनको बाहर अपॉर्च्युनिटी मिलती है, वो बाहर निकल जाते हैं क्योंकि इंडिया में यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? अगर हम सड़कों पर चल रहे हैं ना, जो टॉप सिटीज़ हैं, उनके भी फुटपाथ यहाँ पर कब्जाए हुए हैं, वहाँ पर भी वो भी टूटे हुए हैं, गंदे किए हुए हैं, और फिर ये सब चीज़ें परेशान करती हैं। रॉन्ग साइड से लोग आ रहे हैं और रॉन्ग साइड से आते हुए लोगों को अगर हॉर्न दिया जाए तो वो सर पर भी चढ़कर आते हैं। तो ये जब तक माहौल सिविक सेंस वाला ठीक नहीं होगा, तब तक जिस इंसान को भी बाहर निकल कर बाहर जाकर काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो बाहर चला जाएगा। और जो इनोवेशन अभी जो हमारे पीएम हैं, वो सोचते हैं कि समझते हैं कि इंडिया में इनोवेशंस वाला हिसाब-किताब ये थोड़ा-सा बढ़े, इनोवेशन यहाँ होना शुरू हो। तो जब तक मोदी सर आप इन टॉप क्लास लोगों को बाहर भेजने से नहीं रोक पाओगे ना, तब तक वो इनोवेशन यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होगा। हम टीसीएस जैसी सर्विस कंपनी में ही बने रह जाएँगे, हम कभी भी आईटी कंपनीज़ नहीं बना पाएँगे इंडिया में जब तक इनोवेटिव पीपल बाहर जाना नहीं बंद करेंगे। और इनोवेटिव पीपल को बाहर जाने से रोकने का एक ही तरीका है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर सख्त किया जाए, और जिसका जो काम है उसका वो काम होना चाहिए। यहाँ पर मनमानी जो चल रही है ना सड़कों पर, वो मनमानी नहीं होनी चाहिए। तो एक छोटा-सा मैंने आपको हिंट दिया है, बहुत सारे फीडबैक सबके पास आते होंगे, तो ये भी एक रीज़न है, मैं ये रीज़न बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर रीज़न कभी भी यूएसडी, आईएनआर या फिर अपना एसटीटी या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये नहीं था। यहाँ पर रीज़न था इंटरेस्ट रेट का हाई बने रहना। और इंटरेस्ट रेट हाई क्यों बना हुआ था? क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ को शायद नज़रअंदाज किया गया। नज़रअंदाज क्यों किया गया? बहुत सारे इलेक्शंस हुए, बहुत सारे इलेक्शंस में एक ही डर लगा रहता है कि इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए। इन्फ्लेशन नहीं बढ़े, इसको रोकने का एक ही तरीका है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बढ़ाकर रखे जाएँ। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उसका एक दूसरा साइड इफ़ेक्ट भी है जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, और वो नेगेटिव इम्पैक्ट है यहाँ पर ग्रोथ का कम होना। अब जब यहाँ पर ग्रोथ अगर कम हो गई, तो उसका इम्पैक्ट इमीडिएटली नज़र नहीं आता, उसका इम्पैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 12 मंथ्स नज़र आता है। अब उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आने नज़र आए थे। लास्ट क्वार्टर की जो जीडीपी नंबर्स थे वो बेकार थे, और उससे पहले भी कोई खास नंबर्स नहीं थे। बैंकों के पास सेविंग्स नहीं जा रही हैं, लोगों के पास सेविंग बच नहीं रही हैं।
और जब सेविंग्स नहीं बचेगी तो रियल में जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उनकी डिमांड अपने आप से कम हो जाएगी। तो जो रियल रीज़न थे वो 2 थे। एक यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का हाई लेवल पर बने रहना और दूसरा यहाँ पर टेक्निकली मार्केट का बोट रहना, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़े रहना, तो उसका नीचे आना यहाँ पर जायज़ था। 2 रीज़न थे। अब यहाँ पर जो टेक्निकल रीज़न है, टेक्निकल रीज़न तो यहाँ पर नीचे आ चुका है, मार्केट नीचे आ चुकी है। मार्केट को अगर हम देखें यहाँ पर तो मार्केट कहाँ तक करेक्ट होकर नीचे आती है? 300 डे मूविंग एवरेज के नीचे आकर करेक्ट मीन्स नीचे तक आती है, वहाँ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करती है और वापस से ऊपर चली जाती है। तो 300 डे मूविंग एवरेज मार्केट को यहाँ पर बड़ी अच्छी सपोर्ट देती है। देखो, जो 2020 वाला सीन है ना, ये 2020 वाला डिफरेंट सीन है। यहाँ पर ये एक कोविड वाला सिनेरियो है जो कभी-कभी आता है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे तो 300 डे मूविंग एवरेज के नीचे जब भी मार्केट आएगी तो ये बाइंग लेवल्स होते हैं, ये बाइंग रेंज है। इससे नीचे आने पर बड़े लोग आकर बाइंग करते हैं। कभी थोड़ा-सा ज़्यादा डीप में चली जाती है, कभी थोड़ा-सा कम डीप में रहती है, लेकिन ये एक टाइम रहता है 300 डे मूविंग एवरेज के नीचे जहाँ पर लोग बाय करते हैं, बड़े लोग बाय करते हैं जहाँ पर। तो अभी भी टेक्निकली मार्केट करेक्ट हो चुकी है। अब जो सेकंड वाला रीज़न था इंटरेस्ट रेट के कम होने का, तो इंटरेस्ट रेट कम होने भी शुरू हो गए हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट क कम होने शुरू हुए हैं, दूसरा यहाँ पर इनकम टैक्स रेट को थोड़ा-सा कम किया गया है एंड यहाँ जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटरेस्ट रेट शायद अब कंटिन्यूअसली यहाँ पर कम होते रहेंगे, 0.25, 0.25, 0.25। मेरा कहना एक है कि हमें इस बात की कसम नहीं खानी चाहिए कि 0.25% ही हम एक बार में इंटरेस्ट रेट कम करें एक मीटिंग में। अगर इस टाइम पर ज़रूरत इकोनॉमी को बूस्ट करने की है और यहाँ पर 0.5% हम इंटरेस्ट रेट कम कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ़ 0.25 ही करेंगे, अगली बार में कर देंगे फिर से 0.25। एक ही बार में 0.5 करो ना, उसमें दिक्कत क्या है? एसटीटी जैसी चीज़ जो थोड़ा-सा कहीं न कहीं परेशान करती है, क्योंकि एसटीटी जब था तब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं था और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आया और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आया, तो यहाँ पर एसटीटी हट जाना चाहिए था। अगर सेंटिमेंट्स यहाँ पर ठीक करने हैं तो इस चीज़ को हटा देने में कोई बुराई नहीं है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मीन्स आप जो बजट है कंट्री का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं लेकर आती। लेकिन इस छोटे से सेंटिमेंट्स जो ठीक होते हैं ना, जो सेंटिमेंट्स चेंज होते हैं, ये काफ़ी अच्छा करते हैं। अब बात ये नहीं है कि विवेक भाई मार्केट गिर गई तो मार्केट को उठाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट फिर भी बढ़ेगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट की साइकिल डाउन शुरू हो गई है और इन जो इनकम टैक्स है उसको थोड़ी-सी कटौती की गई है, जिसके चलते यहाँ पर सेविंग्स आएँगी, वापस से इकोनॉमी बूम करेगी। ये तो साइकिल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा भी कुछ कर दिया जाए, तो बहुत अच्छी बात है। एक्स्ट्रा कुछ होगा नहीं, आई डू बिलीव इतना तो समझते हैं हम कि कौन लोग कितना-कितना कर सकते हैं मार्केट में। मेन रीज़न 2 ही थे, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट का बहुत ज़्यादा रहना और मार्केट का ऊपर रहना। बाकी कोई रीज़न नहीं है। जो बाकी रीज़न्स हैं, एफआईआई चले गए, लगातार जाते रहेंगे, कब तक जाएँगे? अपने ही पैसों को जब वो कम होता देखते हैं ना, तो अपने आप से बेचना बंद कर देंगे। बेचने की एक लिमिट है, किसी की भी एक बेचने की लिमिट है। अगर यहाँ पर हम मार्केट की बात करें, अगर किसी ने सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल इस पूरी रेंज में भी खरीदा होगा, तो इससे ऊपर की रैली को प्रॉफ़िट बुक करने में निकाला होगा। अब वापस से जब ये सेम रेंज में आ गया है, तो इससे नीचे अगर लेकर जाएँगे, तो जो बाइंग यहाँ पर की होगी इस लेवल पर, ये भी तो फिर माइनस में आ जाएगी, ये भी तो नेगेटिव में आ जाएगी, ये भी तो लॉस में आ जाएगी। तो एफआईआई भी एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बेचते हैं, वो वापस से लाना शुरू करते हैं। दूसरा, यहाँ पर अगर हम अभी यूएस मार्केट की बात करें और इंडिया के वैल्यूएशन की बात करें कि इंडिया की वैल्यूएशन अभी भी हाई है क्या? इंडिया की वैल्यूएशन हाई नहीं है। अगर हम यहाँ पर निफ्टी के पीई की बात करने लगें, तो करंट पीई 20 का है और लास्ट 10 इयर्स का अगर हम डेटा देखें, तो 20 के पीई के नीचे जब भी आया है ना, इमीडिएटली इसने बाउंस बैक किया है। अब यहाँ पर ये 2016 में आया था, वापस से साथ के साथ बाउंस बैक किया, उसके पास आया 21 के आसपास फिर बाउंस बैक किया। यहाँ पर कोविड में 20 से नीचे आया, साथ के साथ बाउंस बैक किया। फिर यहाँ पर 22 में 20 से नीचे आया, फिर बाउंस बैक किया, फिर सेम 20 पर सपोर्ट लिया, फिर सेम 20 पर सपोर्ट लिया, फिर सेम 20 पर सपोर्ट है, फिर सेम 21 पे सपोर्ट है और अभी 20 से थोड़ा-सा नीचे आ गया है। तो यहाँ से भी सपोर्ट लगती है। तो जो वैल्यूएशन है वो भी सपोर्ट में आता है। अब एक और पॉइंट आता है कि यहाँ पर यूएस के लोग यूएस में ही लगाते रहेंगे, वो इंडिया नहीं आएँगे। तो ऐसा नहीं है कि यूएस की मार्केट यहाँ पर सस्ती है। यूएस की मार्केट अगर आज की बात करें तो इंडिया से महँगी है। मैं यूएस का भी यहाँ पर एक पूरा चार्ट ओपन करके बैठा हूँ और अगर यहाँ पर पीई रेशियो की हम बात करने लगें तो पीई रेशियो में आप देखो 20 से नीचे तो यहाँ भी जब भी आता है ना, साथ के साथ सपोर्ट आती है और अभी जो पीई रेशियो है वो 24.60 का है, अगर हम यूएस की बात करने लगें। तो ये 24.60 का पीई रेशियो है। इंडिया से अभी महँगी है यूएस की मार्केट और ये फॉरवर्ड पीई है। ये पास्ट का भी पीई नहीं है।
तो यहाँ पर यूएस मार्केट से अभी इंडियन मार्केट सस्ती है, टेक्निकल करेक्शन पूरी हो चुकी है, जो 300 डे मूविंग एवरेज है उससे नीचे आ चुका है, जो फंडामेंटल रीज़न थे इंटरेस्ट रेट के हाई रहने के, उसको ठीक करना शुरू कर दिया गया है, तो यहाँ से सिचुएशन सब ठीक होंगी। अब बात ये आती है कि क्या इमीडिएटली यहाँ से मार्केट पूरी रिकवर हो जाएगी और नया लाइफ टाइम हाई बना लेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट यहाँ पर अब टाइम करेक्शन लेगी। अभी प्राइस करेक्शन आया था, अभी मार्केट यहाँ पर टाइम करेक्शन दिखाएगी। यानी कि अब लोगों को थकाएगी। जो लोग यहाँ पर इस बात को देखकर अपने स्टॉक्स को स्टॉप लॉस लगाकर बेच चुके कि स्टॉक प्राइस नीचे आ गए, अब वो और ज़्यादा नुकसान नहीं देख सकते, अभी सिर्फ उन्होंने बेचा है। काफ़ी लोग यहाँ पर बड़े जिगर वाले होते हैं कि भई हम नहीं बेचेंगे मार्केट नीचे गिरने से। अब उन लोगों को थकाया जाएगा यहाँ पर 5-6 मंथ्स ऐसे ही स्पेंड करके। और इन 5-6 मंथ्स में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट की 2-3 साइकिल्स यानी कि 2-3 बार 0.25% इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे। उनका एक्चुअल इम्पैक्ट लोगों की पॉकेट पर भी नजर आएगा। उनकी जब ईएमआई कम हो जाएगी, उनके पास पैसे ज्यादा बचेंगे खर्च करने के लिए, और यहाँ कॉर्पोरेट नेट प्रॉफिट में भी रिजल्ट नजर आएगा, क्योंकि उनके भी इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाएंगे और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट कम होने से डबल इंपैक्ट आता है। यहाँ पर कॉर्पोरेट की अर्निंग बढ़ती है क्योंकि उनके इंटरेस्ट की खर्चे कम हो जाते हैं, और लोगों की सेविंग बढ़ती है जिससे वो और ज्यादा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बाय कर सकते हैं। तो डबल इंपैक्ट आता है। और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से यहाँ पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी डबल डबल आता है। कंपनीज की इनकम भी बंद हो जाती है, कम हो जाती है, और लोगों की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को खरीदने की ताकत भी कम हो जाती है। अब ये रिवर्स साइकिल शुरू हो गई है। नेक्स्ट 3 टू 5 मंथ्स में, 6 मंथ्स में यहाँ पर इसका इम्पैक्ट आना शुरू होगा। सेल्स बढ़ेगी क्योंकि लोगों के पास सेविंग बढ़ेगी। तो एक तरफ तो कंपनीज की सेल्स बढ़ेगी, दूसरा इंटरेस्ट की जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो भी कम होंगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी और ज्यादा बढ़ेगी। अब ये इम्पैक्ट आने में 2 क्वार्टर लगेंगे। 2 क्वार्टर्स तक यहाँ पर ऑपरेटर्स लोगों को थकाएंगे। कभी मार्केट ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी, थोड़ा सा एक रेंज में ऐसे घूमती रहेगी। तो विवेक भाई, किया क्या जाए? ये टाइम ऐसा ही है, इसको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। अपने जो आपने स्टॉक्स परचेज़ किए हैं, जो आपको लगता है कि नेक्स्ट 2-3 इयर्स में अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ दिखाएँगे, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ दिखाएँगे, यहाँ पर जो एवरेज मीडियन पीई रेशियो है, उससे नीचे चल रहे हैं, सस्ते हैं, और आपको उन कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ पर विश्वास है, तो उनको लेकर बैठो। अपनी टेक्निकल स्ट्रैटेजीज़ के बेस पर खरीदा हुआ है, उनको लेकर बैठो, और जब टेक्निकल टारगेट अचीव होंगे, तब निकल जाना। देखो, बहुत बार ऐसा होगा कि आपका अगर होल्डिंग पीरियड 1 ईयर का है, मार्केट बेयर मार्केट में चली गई, जैसे अभी सिचुएशन है, तो ऐसा होगा कि आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा टेक्निकल टारगेट अचीव होने में। हो सकता है 12 मंथ्स के बदले उसमें 18 मंथ्स लगे। लेकिन जब रैली आएगी, उसके बाद जब बुल मार्केट आएगा, तो 1 साल का जो होल्डिंग होल्डिंग पीरियड के बेस पर आप टेक्निकल स्ट्रेटजीज के बेस पर जो स्टॉक्स लोगे, हो सकता है फिर वो 6 मंथ्स में भी यहाँ पर अचीव हो जाएँ। तो हमेशा 1 साल का होल्डिंग पीरियड आपको 1 साल में टेक्निकल टारगेट अचीव नहीं कराएगा। समटाइम्स इट विल टेक 1 एंड हाफ ईयर, समटाइम्स इट विल टेक 6 मंथ्स। सो ऑन एन एवरेज अगर आप 3 इयर्स की साइकिल लेकर चलो, तो आपका एवरेज होल्डिंग पीरियड सेम निकल कर आएगा, जिस को आपने अपनी स्ट्रेटजीज के बेस पर लिया है, जो सोच समझ कर आपने लिया है। तो रीजंस जो बैड थे मार्केट के गिरने के, वो रीजंस खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। टेक्निकली बात करें तो अभी टाइम करेक्शन होगा, यहीं पर मार्केट रुककर ऊपर नीचे होती हुई समय बिताएगी 3-4 महीने। और जो फंडामेंटल की बात थी, जो मेन रीजन थे इंटरेस्ट रेट के ऊपर रहने के, वो भी नीचे आने शुरू हो गए हैं, तो वो भी चीजें ठीक हो गई हैं। वैल्यूएशन की बात करें तो 20 का पी जब भी इसने टच किया, उसके बाद में यहाँ से ऊपर गया है। और जो मीडियन पी है लास्ट 10 ईयर्स का, अगर हम वो देखने लगे, तो लास्ट 10 ईयर्स का मीडियन पी 23.5 है, और अभी 20 पर ट्रेड कर रहा है एग्जैक्टली। तो ये मीडियन पी से भी यहाँ पर सस्ता है। सारी चीजें फेवर में हैं। नट शेल में यहाँ से ज़्यादा गिरावट नज़र नहीं आती, लेकिन वी शेप रिकवरी भी नज़र नहीं आती। मार्केट यहाँ पर ऐसे ही मूव करने वाली है। आप छोटी रैली को कैप्चर करके अपनी स्ट्रेटजी के बेस पर ट्रेड कर सकते हो। अगर ये सोचें कि यहाँ से सीधी नॉन स्टॉप लाइफ टाइम हाई की रैली बनेगी, थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है। बाकी मार्केट है यहाँ पर। मैं जल्दी फिर मिलूंगा आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।